बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय निबंध लेखन। हिंदी व्याकरण में निबंध का क्या अर्थ है, आइए जानें। तो बच्चों, निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। नीह जमा बंध, अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध आकार में इतना छोटा होना चाहिए कि उसे एक बार में सरलता से पढ़ा जा सके। वास्तव में निबंध गद्य रचना की कसौटी है, जिसमें पर्याप्त अभ्यास के बाद ही कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों, रेडियो आदि के आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ते सुनते रहना चाहिए और नवीनतम समस्याओं और विषयों पर ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। यानी कि बच्चों, निबंध एक ऐसी कला है, यानी कि निबंध हम तभी लिख पाएंगे जब हमें ज्ञान होगा, और वो ज्ञान तभी मिलता है जब हम पुस्तकों को, समाचार पत्रों को या रेडियो को अच्छे से सुनते हैं, देखते हैं। तभी तो हमें ज्ञान होता है अलग अलग विषयों का, और उन्हीं विषय पर हम निबंध लिख पाते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं किसी भी विषय पर अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। तो बच्चों, निबंध लिखने के लिए मुख्य बातें क्या हैं, आइए जानते हैं। तो निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले निबंध लिखने के लिए कुछ बिंदु निश्चित कर लेने चाहिए। फिर प्रत्येक बिंदु को आधार बनाकर एक एक अनुच्छेद लिखना चाहिए। अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी कवि या लेखक, महापुरुष की पंक्तियां या उद्धरण दिए जा सकते हैं, किंतु निबंध में प्रस्तुत विचार मौलिक होने चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। भाषा प्रभावशाली और विषय से अनुकूल होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग निबंध को रोचकता प्रदान करता है। यानी कि बच्चों, जब हम निबंध लिखते हैं तो पहले हमें निबंध जो हमें लिखना है उस पर एक विशेष बिंदु तैयार करने चाहिए। निबंध लिखते समय हमें कवि का या किसी लेखक के जो भी उनकी पंक्तियां होती हैं उन्हें उसमें ज़रूर लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें जहां आवश्यकता पड़े वहां मुहावरों का या लोकोक्तियों का भी उपयोग करना चाहिए। और निबंध में बच्चों भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए और जो विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके अनुकूल होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं निबंध के अंग। तो निबंध के बच्चों 3 अंग होते हैं: प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। प्रस्तावना क्या है? इसे निबंध का प्रारंभ भी कह सकते हैं, यानी कि जब हम निबंध को शुरू करते हैं। इसमें निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। यह भाग इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि निबंध पढ़ने वाले की जिज्ञासा तुरंत जागृत हो सके। दूसरा है विषय वस्तु। यह निबंध का मध्य भाग होता है, यानी कि बीच का, जिसमें निबंध के विषय का विस्तार किया जाता है। यानी कि जो हम निबंध लिख रहे हैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन विषय वस्तु में होता है। इस भाग में विचार क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से आने चाहिए। विषय को रोचक एवं प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उद्धरणों, सूक्तियों, काव्यांशों आदि का प्रयोग करना चाहिए। समस्या प्रधान निबंधों में कुछ समाधान भी सुझाने चाहिए। यानी कि बच्चों, निबंध जिस विषय पे हम लिख रहे हैं उसमें जो भी लिख रहे हैं उसमें क्या समाधान होने चाहिए या उससे क्या शिक्षा मिल रही है, इस पर हमें लिखना चाहिए। और लास्ट है, यानी आखिरी है उपसंहार। यह निबंध का अंत होता है जब हम निबंध की एंडिंग करते हैं। उपसंहार रोचक व प्रभावशाली होना चाहिए और उसमें समस्त निबंध का सार होना चाहिए। किसी काव्यांश को उद्धृत करते हुए भी निबंध का समापन किया जा सकता है। यानी कि कोई काव्यांश, किसी कवि या किसी कविता का कोई अंश लेकर भी हम निबंध को खत्म कर सकते हैं। उपसंहार इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि निबंध में व्यक्त विचार पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ जाएं। यानी कि बच्चों, निबंध का अंत ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले के मन में कुछ अच्छा उजागर हो, यानी कि जो पढ़ रहा है उसके हृदय में उसका एक प्रभाव पड़े। तो आइए बच्चों, अब दिए गए कुछ निबंधों का अध्ययन करें और निबंध लिखना सीखें। तो सबसे पहला निबंध है मेरी अभिलाषा। प्रस्तावना पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रत्येक मानव अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने का स्वप्न देखा करता है।
उनमें से अनेक स्वप्न तो केवल स्वप्न ही बनकर रह जाते हैं तथा कुछ पूरे भी होते हैं। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम तथा अदम्य उत्साह चाहिए। मेरी अभिलाषा, मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरी जीवन यात्रा तो अभी बहुत लंबी है, पर फिर भी मैंने एक स्वप्न देखा है, वह है चिकित्सक बनने का, यानी डॉक्टर बनने का। मैंने चिकित्सक बनने का निश्चय क्यों किया? इसके पीछे भी कई कारण हैं। जब मैं दीनहीन, भूखे नंगे भिखारियों तथा निर्धन व्यक्तियों को देखता हूँ तो मेरे मन में उनकी सेवा करने की भावना जागृत होती है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि ये गरीब लोग धन की कमी के कारण बीमारियों से घिरे रहते हैं और उनमें से कुछ तो असमय ही काल के ग्रास बन जाते हैं। ये जीवन भर कठिन यातनाएं झेलते हैं तथा इन्हें उचित डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाती। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं बड़ा होकर एक चिकित्सक बनूंगा तथा मेरा कार्य क्षेत्र इन गरीब मजदूरों तथा शोषित वर्गों के बीच होगा। अभिलाषा पूर्ति के लिए प्रयत्न। अपनी अभिलाषा को पूरा करने में मैं मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। मुझे इस बात का भली भांति ज्ञान है कि चिकित्सक बनने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा MBBS के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अत्यंत कठिन है। यदि ईश्वर की कृपा, माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरा स्वप्न पूरा हो गया तो मैं अपना चिकित्सालय पिछड़ी बस्तियों में खोलूंगा, जहां चिकित्सा सुविधाएं नाम मात्र की हैं। हमारी संस्कृति में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। कबीर ने ठीक ही कहा है, वृक्ष कबहू नहीं फल भकेई, नदी ना संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा सरे। तो बच्चों, मैंने भी परोपकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। मेरी दृष्टि में जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना ही नहीं, अपितु समाज सेवा भी है। चिकित्सक का व्यवसाय यद्यपि अत्यधिक आय वाला है तथा अच्छे चिकित्सक को धन की खूब प्राप्ति होती है, परंतु मैं चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप मानता हूँ। भगवान का नाम दीन बंधु भी है। मैं भी दीन बंधु के समान ही आचरण करके, दीन दुखियों की सेवा करके उनमें भगवान के दर्शन करने का प्रयास करूँगा। रहीम ने कहा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। तो बच्चों, यहाँ पर रहीम ने भी यही बात बोली है कि दीन को देखना ही एक अच्छा व्यवहार है। दीन के बारे में जब हम सोचेंगे तो समझ लेंगे कि हमने भगवान के बारे में सोच लिया। उपसंहार ये है कि चिकित्सक रोगी को नया जीवन प्रदान करता है। परम पिता परमेश्वर से मेरी यही कामना है कि वह मुझे इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु शक्ति, साहस, संकल्प एवं दृढ़ता प्रदान करे, जिससे मैं अपने प्रयास में सफल होकर मानवता की सेवा करने में अपना जीवन अर्पित कर सकूं। तो बच्चों, ये था निबंध। आइए पढ़ते हैं अगला निबंध, राष्ट्रीय एकता पर। प्रस्तावना यानी कि शुरुआत कैसे करेंगे? हमने एक कहानी सुनी है जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति अपने पुत्रों के आपसी झगड़ों से बड़ा दुखी था। एकता का महत्व समझाने के लिए एक दिन उसने पतली लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया और प्रत्येक पुत्र से उसे तोड़ने को कहा। कोई भी उसे नहीं तोड़ सका। फिर उसने गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी को तोड़ को कहा तो सबने एक एक लकड़ी को सरलता से तोड़ दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संगठन में ही शक्ति होती है। यदि सब मिलकर एक हो जाएं, तो कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। देश के नागरिकों में एकता होनी आवश्यक है। इसके बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। राष्ट्रीय एकता का आशय क्या है? राष्ट्रीय एकता का आशय है राष्ट्र के सभी निवासियों का मिलजुल कर रहना। एकता का अर्थ यह नहीं है कि किसी विषय पर मतभेद ही ना हो। अपने विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला हुआ है। राष्ट्रीय एकता से आशय यह है कि देश के सभी नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, चाहे उनके धर्म, भाषा और संप्रदाय अलग अलग ही क्यों ना हो। हमारे देश के विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों और वर्गों के लोग रहते हैं। इनकी आस्थाएं और विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु उनमें आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द और एक दूसरे के प्रति सम्मान तथा सहयोग की भावना होना आवश्यक है।
हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय पहले हैं, हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई बाद में हैं। राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है? जीवन में एकता का महत्व तो सभी के लिए आवश्यक है, किंतु किसी देश के लिए नागरिकों की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि देश के नागरिकों में एकता नहीं होगी तो किसी भी शत्रु के लिए देश को तोड़ना बहुत सरल हो जाएगा। इतिहास इस बात का बड़ा साक्षी भी है कि जब जब भी एक राष्ट्र के रूप में हमारी एकता कमज़ोर हुई है, हमें विदेशियों की गुलामी झेलनी पड़ी है। प्राचीन काल में भारतीय नरेशों की आपसी फूट के कारण ही विदेशी शासकों का भारत में आगमन हुआ और भारतवासियों को सैकड़ों वर्षों तक गुलामी का मुंह देखना पड़ा। सैकड़ों शहीदों के बलिदान से किसी तरह हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, किंतु इसे संभाल कर रखने में हम असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। अतः वर्तमान पीढ़ी का दायित्व यह है कि वह अपने कर्तव्य से विमुख ना हो तथा राष्ट्र की एकता तो बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करे। किसी कवि ने कहा भी है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यानी कि कवि ने लिखा है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को स्वतंत्र किया है बहुत तूफान को झेलकर, इसीलिए बच्चों इस देश को संभालना तुम्हारे ऊपर। राष्ट्रीय एकता को आज की चुनौतियां क्या हैं बच्चों? कि आज देश के दुश्मन हमारे राष्ट्रीय एकता को खंडित करने में लगे हैं। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काकर दंगे करा देते हैं। कुछ स्वार्थी तत्व देश में अलगाववाद का बीज बो रहे हैं। कहीं नक्सलवाद की चुनौती है तो कहीं गोरखालैंड की मांग है। जिहाद के नाम पर मासूमों को भड़काकर उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है, जबकि दुनिया का प्रत्येक धर्म प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रहा है। खेद की बात तो यह है कि देश के कुछ राजनीतिक दल भी कथित रूप से ऐसे घृणित कार्यों में लगे हुए हैं। दंगों की आंच पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये दल देश की एकता को भी खतरे में डालने से नहीं हिचकिचाते। धर्म, जाति और संप्रदायों के नाम पर ही नहीं वरन भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर भी लोगों को भड़काया जाता है। राष्ट्रीय एकता के उपाय क्या हैं? आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें ऐसे स्वार्थी लोगों और दलों से सावधान रहना चाहिए जो राष्ट्र को किसी भी रूप में खंडित करने का प्रयास करते हैं या ऐसा विचार रखते हैं। हमें देश के प्रत्येक धर्म, जाति, संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि हम एकजुट रहेंगे और मन में देशभक्ति की भावना रखेंगे तो हमें बहला फुसला कोई नहीं सकता। उपसंहार ये है कि हमारा देश उस सुंदर माला के समान है जिसमें अलग अलग रंगों और सुगंध के फूल पिराए गए हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी 3 अलग अलग रंग की पट्टियों को जोड़कर बनाया गया है। इसी ध्वज को हमने अपनी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। अतः यदि कोई हमें धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करता है तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि भारत में धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने हैं तो ज्ञानी जैल सिंह भी हैं। अपनी योग्यता के बल पर कोई भी व्यक्ति देश के उच्च पद पर जा सकता है। हमारी राष्ट्रीय एकता ही हमारी शक्ति है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए और स्वार्थी तत्व के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इसी में हमारी अस्मिता है और यही हमारी पहचान भी है। तो बच्चों, एकता में बल तो होता ही है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए हमें एकता में रहकर ही भारतवासी बनना चाहिए, क्योंकि भारत में हम सब एक हैं और मिलजुल कर रहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं अगला निबंध, जो है भारत में नारी। प्रस्तावना है, किसी भी देश के विकास में जितना योगदान वहाँ के पुरुषों का होता है उतना ही नारियों का भी होता है। वास्तव में नारी के सहयोग और सम्मान के बिना किसी भी देश के विकसित होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्त्री केवल पुरुष की पत्नी ही नहीं अपितु योग्य मित्र, सलाहकार तथा सहायक भी होती है। कहा भी गया है कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी नारी का ही योगदान होता है। प्राचीन भारत में नारी की स्थिति क्या थी? आर्यकाल से ही भारतीय नारी की स्थिति में निरंतर अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। प्राचीन भारत में स्त्रियां आदर और सम्मान की पात्र थी। कहा भी जाता था
यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारतीय इतिहास ऐसी अनेक नारियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने कुशल वीरांगना, महान माता, विदुषी और सहायक के रूप में अपनी प्रतिभा प्रकट की है। इसलिए हिंदू धर्म में शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई और उसे पुरुष की अर्धांगिनी माना गया। प्राचीन काल में नारी को पूर्ण स्वतंत्रता भी थी और वह अपनी इच्छा से वर का चुनाव कर सकती थी। स्वयंवर प्रथा के कारण यह संभव था। गार्गी, विद्योत्तमा, मैत्रेयी, भारती, अपाला आदि वह ऐसी नारियां थीं जिन्होंने शास्त्रार्थ कर अपनी बुद्धि का परिचय दिया था। उस समय नारी युद्ध में भी जाती थी। देवासुर संग्राम में कैकेयी ने राजा दशरथ की सहायता की थी। मध्यकाल की नारी की स्थिति क्या है? मध्यकाल में जैसे ही विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, भारतीय नारी की स्थिति बद से बदतर होने लगी। भारतीय शासकों की विलासिता, आपसी कला और फूट के कारण देश पर हूणों, तुर्कों और मुगलों का वर्चस्व हो गया। विदेशी शासकों के मन में नारी के लिए कोई सम्मान नहीं था। वे उसे भोग विलास की वस्तु मानते थे और सुंदर स्त्रियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाते थे। इससे बचने के लिए पर्दा प्रथा आरंभ हुआ। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए नारी को घर की चार दीवारी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और जौहर प्रथा का अनुपालन करना पड़ा। स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई कि पति की मृत्यु के पश्चात नारी को उसके साथ ही सती होना ही उचित लगने लगा। वह पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं जा पाती थी, इसलिए अविद्या और अज्ञान के अंधकार में डूबती चली गई। तो ये था मध्यकाल में नारी की स्थिति। आधुनिक भारत में नारी की स्थिति क्या है? 18वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का समय आरंभ हुआ तो कई समाज सुधारकों का ध्यान नारी की दयनीय स्थिति की ओर गया। इस समय के कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में नारी की करुणा और नारकीय जीवन की ओर समाज का ध्यान दिलाने का सराहनीय कार्य किया। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यानी कि स्त्री का जीवन एक अबला नारी की तरह हो जाता है। उनकी ये कहानी होती है कि उनके आंचल में दूध होता है और आंखों में पानी होता है, क्योंकि वो असहाय हो जाती है। उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज अपनी स्त्रियों को पर्याप्त सम्मान देते थे और उसे राजकाज में भी सहयोगी बनाते थे। इससे प्रेरित होकर भारतीय समाज ने भी स्त्रियों के पुनरुद्धार का संकल्प किया। राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा पर अंकुश लगाया, यानी कि रोक लगाई। आर्य समाज ने भी नारी को शिक्षित करने के लिए कार्य किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश को स्वतंत्र कराने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नारी की स्थिति में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण मिला तो उसने पुनः प्रगति की राह पकड़ ली। भारतीय संविधान में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और अवसर दिए गए। उनके साथ अन्याय और अत्याचार न हो, इसके लिए बड़े कानून बनाए गए। परिणाम सामने है। आज भारतीय नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। राजनीति हो या कला, व्यापार हो या नौकरी, भारतीय नारी हर क्षेत्र में सक्रिय है। वह अंतरिक्ष से लेकर एवरेस्ट तक तिरंगा फहरा रही है। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने तो जो सफलता प्राप्त की वह एक उदाहरण मात्र है। IAS, PCS, वकील, चिकित्सक, बैंकर्स, पत्रकार, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, तकनीशियन, आज प्रत्येक क्षेत्र में भारत की नारी काम कर रही है और सफलता के साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। आज की नारी अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए पुरुषों पर आश्रित नहीं है। नारी शक्ति को महत्व प्रदान करने की दृष्टि से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 23 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन बिल दोनों सदनों में भारी बहुमत से पास हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह पूरे देश में लागू हो गया। उपसंहार यह है कि खेद का विषय यह है कि शहरी क्षेत्रों में तो नारी की काया पलट हो चुकी है।
लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसकी स्थिति उत्साहजनक नहीं है। कई क्षेत्रों में तो आज भी मध्यकाल जैसी ही स्थिति बनी हुई है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। भ्रूण हत्या हो या ऑनर किलिंग के नाम पर आज भी समाज के दरिंदे उसे मौत की नींद सुला देते हैं। इसके लिए पुरुष की सामंतवादी सोच ही जिम्मेदार है। कुछ पुरुष आज भी स्त्री को अपनी अचल संपत्ति की तरह समझते हैं। वास्तव में पुरानी विचारधारा के लोग आधुनिक नारी के उत्सृंखल स्वभाव को लेकर बहुत असुरक्षित अनुभव करते हैं। नगरों में कुछ स्त्रियां स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती हैं। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होता। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर वे अपनी संस्कृति और संस्कारों से विमुख हो चुकी हैं और पतन की राह पर है। धन कमाने के लिए अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाती हैं। स्त्री को अपनी गरिमा का ध्यान रखना होगा। त्याग, सेवा, ममता, समर्पण और सरलता भारतीय नारी के गुण हैं। यदि वही अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगी तो पतन से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो बच्चों, आज के समय में नारी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जितने पुरुष आगे हैं उतनी ही नारी भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। आइए पढ़ते हैं अगला निबंध, राजनीति में युवाओं की भूमिका। प्रस्तावना, भारत युवाओं का देश कहलाता है। युवा वर्ग से आशय है 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु सीमा में आने वाले नागरिक। इस आयु सीमा में आने वाले नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी चुस्त दुरुस्त होते हैं। भारत में इस आयु सीमा के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ये युवा देश की प्रगति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में दिन रात परिश्रम से सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। वे हर दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु एक क्षेत्र में ऐसा भी है जिनमें आने के नाम पर युवा नाक भौं सुकेड़ते हैं। वह क्षेत्र है राजनीति का। वास्तव में राजनीतिज्ञ बनना ना तो कोई करियर माना जाता है और ना ही आजीविका का स्थायी साधन। देश की दशा और दिशा तय करने वाली राजनीति में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और काले धन का आगमन इतना अधिक हो गया है कि एक शिक्षित और संस्कारी युवा इससे किनारा करना ही उचित समझता है। राजनीति में युवाओं का स्थान, आज का युवा शिक्षित है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के कारण अच्छे वेतन पर नौकरियों के अवसर बढ़े हैं, जिसका लाभ भारतीय युवकों ने अच्छी प्रकार से उठाया है, किंतु राजनीति की ओर से वह उदासीन ही रहता है। वास्तव में इसके लिए युवा दोषी नहीं। आज राजनीति का स्तर बहुत अधिक गिर पड़ा है, यानी गिर गया है। सत्ता लोलुप और स्वार्थी लोग इसमें अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। भारत की राजनीति में आज भी वृद्ध लोगों का ही बोलबाला है। कभी लोग देशभक्ति के लिए राजनीति में आते थे, किंतु आज राजनीति में परिवारवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद का ही स्थान रह गया है। एक समय था जब सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा राजनीति में आए। कॉलेजों में छात्र संगठन के चुनावों से भी देश को कई प्रतिभाशाली नेता मिले हैं, किंतु आज भी देश की राजनीति में युवाओं की भूमिका नगण्य है, यानी कि ना के समान है। निश्चित रूप से यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। युवाओं की दृष्टि अधिक रचनात्मक होती है। उनमें व्यवस्था की खामियों को लेकर असंतोष रहता है और वे उसे बदलने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। वृद्धों में ये गुण नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें अपना अधिकतर जीवन जी लिया होता है और वे उसी व्यवस्था में रहना सीख लेते हैं जिसमें कमियां होती हैं। बदलता परिदृश्य। आशा की बात यह है कि विगत समय में युवाओं की रुचि राजनीति में बढ़ी है। देश के 18 साल की युवा तो मतदान का अधिकार मिल जाने से वह सीधे तौर पर ना सही लेकिन परोक्ष रूप से ही राजनीति से भ्रष्ट नेताओं को दूर करना चाहता है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर पर आज वह देश की राजनीति के बारे में अपनी राय रख रहा है। एक जन आंदोलन का युवा वर्ग सीधे रूप से राजनीति में प्रवेश कर दिल्ली राज्य की सत्ता तक पहुंच सका है। इस दल के सारे सदस्य युवा हैं, जिन्होंने अपने जैसे ही अन्य युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति में धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद के झगड़े ना हो, परिवारवाद ना हो,
राजनीति में आने वाला एक ही उद्देश्य हो, देश सेवा और विकास। उपसंहार क्या है कि आज का युवा शिक्षित और समझदार है। उस पर देश के विकास का दायित्व है। उसे केवल अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश के भविष्य की भी चिंता करनी होगी। यदि राजनीति में युवा आएंगे तो निश्चित रूप से यह ताज़ी हवा के झोंकों के समान होगा। देश के वृद्ध राजनीतिज्ञों का भी दायित्व है कि वे युवाओं के कंधों पर राजकाज की जिम्मेदारी डालें और अपने अनुभवों से उन्हें पोषित करें, ताकि देश नए और आधुनिक दृष्टिकोण से विकसित हो सके। युवाओं के लिए भी ये आवश्यक है कि वे वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के अनुभवों से लाभ उठाएं और नई राह पर चलने में न हिचकिचाएं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध, मनोरंजन के आधुनिक साधन। प्रस्तावना, लगातार एक ही प्रकार का कार्य करने से, निरंतर काम में लगे रहने से हमें ऊब और उकताहट होने लगती है। काम में मन नहीं लगता, उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। थकावट के कारण शरीर टूटने लगता है, आलस्य के कारण काम करने को जी नहीं करता। ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार का हमारा मनोरंजन हो जाए तो हम स्फूर्ति का अनुभव करने लगते हैं और अपने कार्य में पुनः उत्साह से जुड़ जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में मनोविनोद या मनोरंजन की बड़ी आवश्यकता है। शरीर तथा मन की थकान को दूर कर नई स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए मनोरंजन अनिवार्य है। प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन क्या थे? मनुष्य ने सभ्यता के विकास के साथ साथ मनोरंजन के अनेक साधनों का आविष्कार कर लिया है। प्राचीन काल में आखेट, युद्ध, मल्ल युद्ध, रथों की दौड़, विभिन्न प्रकार के खेल आदि मनोरंजन के साधन थे। गीत गाना और सुनना, नृत्य, वादन, चित्रकला आदि को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति को साक्षात पशु भी कहा गया है। अभिनय भी मनोरंजन का प्राचीन शौक रहा है। चौपड़, भूत यानी जुआ आदि भी मनोरंजन के साधन थे। कुश्ती भी मनोरंजन का प्रचलित साधन था। पहलवानों का द्वंद्व युद्ध देखकर लोगों का सामूहिक मनोरंजन होता था। पशु पक्षी पालना, उन्हें सिखाना और कभी कभी उन्हें लड़ाना भी मनोविनोद के साधन थे। आधुनिक समय में मनोरंजन के साधन क्या हैं? वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मनोरंजन के साधनों का भी विकास हुआ है, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर आदि के द्वारा हम इच्छित संगीत का आनंद ले सकते हैं, स्वयं भी थिरक सकते हैं। रेडियो और दूरदर्शन तो आज के जीवन में अपरिहार्य साधन बनते जा रहे हैं। उनके द्वारा यानी देश की अधिकांश जनता लाभान्वित हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग रेडियो और दूरदर्शन को ही लेते हैं, अपनाते हैं और मनोरंजन करते हैं। चलचित्र मनोरंजन का सबसे अधिक प्रिय साधन है। शहरों में प्रायः सभी वर्गों के लोग कम से कम एक मास में एक बार सिनेमा देखने का कार्यक्रम बना ही लेते हैं। गांव के लोग भी पास के कस्बे या शहर में जाकर सिनेमा देखकर अपना मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं। दूरदर्शन के द्वारा भी प्रति सप्ताह 2-3 चलचित्र कम से कम दिखाए जाते हैं। अब मनोरंजन का स्थान वीडियो और केबल टीवी ने ले लिया है। इसके माध्यम से मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं, जिनमें चलचित्र, समाचार व खेल अधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत की अधिकांश जनता इसी माध्यम से अपना मनोरंजन करती है। कंप्यूटर भी मनोरंजन के क्षेत्र में अग्रणी है। फोटोग्राफी भी खर्चीली किंतु लोकप्रिय साधन है। खेल कूद तो मनोविनोद का प्राचीनतम साधन है। इनकी उपयोगिता सदा बनी रहेगी। खेलों को आमतौर पर 2 भागों में बांटा जाता है, बाहरी और भीतरी, यानी कि आउटडोर व इंडोर। बाहरी खेलों के लिए एक निश्चित माप का खेल का मैदान आवश्यक है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस आदि ऐसे ही खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं। कबड्डी और कुश्ती तो छोटे से खेल के मैदान में ही बिना अधिक तैयारी के खेली जा सकती है। भारत के गांव में कबड्डी और कुश्ती प्रिय खेल हैं। नौकायन, तीरंदाजी, निशानेबाजी आदि के द्वारा भी मनोरंजन किया जाता है। घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों में ताश, शतरंज और चौपड़ बहुत पुराने खेल हैं। कैरम व लूडो आदि बच्चों और वयस्कों को समान रूप से प्रिय है। टेबल टेनिस के लिए भी अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। प्रदर्शनियां, मेले, सर्कस आदि भी मनोरंजन के प्रसिद्ध साधन हैं।
कुछ कलाकारों, नर्तकों व कठपुतली वालों की मंडलियां भी घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करती है। कुछ लोग देशाटन और यात्राओं से भी मनोरंजन करते हैं। पर्वतारोहण ऐसा ही चुनौती भरा साधन है जिसमें साहसी लोग भाग लेते हैं। उपसंहार ये है कि इस प्रकार मनोरंजन के अनेक साधन हो सकते हैं। मानव जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने में मनोरंजन के सभी साधनों का योगदान है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसके मनोविनोद के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। तो बच्चों, जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तब भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम थक गए हैं। उस समय भी हम अपना मनोरंजन करने के लिए बाहर खेलने जाते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हर व्यक्ति को काम के साथ साथ अपने मन की शांति के लिए मनोरंजन का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं अगला निबंध, आतंकवाद। प्रस्तावना: आतंकवाद की समस्या केवल भारत की ही नहीं है, सारे संसार की समस्या है। अबू निदाल, ओसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र तस्करों और आतंकवादियों ने संसार के लगभग सभी देशों को आतंकवाद का लक्ष्य बनाया है। आतंकवाद एक भयंकर चुनौती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरा है। यह विश्व क्षितिज पर प्रलयकारी बादलों की भांति छाया हुआ है। कोई नहीं जानता कब किसके ऊपर गाज गिरे और विनाश लीला प्रकट हो जाए। हाल ही में अमेरिका व भारत में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले इसका अप्रत्यक्ष प्रमाण है। आतंकवाद का अर्थ क्या है बच्चों? आतंकवादी ऐसे किसी भी संगठन के सदस्य हो सकते हैं जो अपनी किसी राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति विनाशकारी उपायों से करते हैं। वे निरीह लोगों की हत्या करके, सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट करते, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाकर समाज में आतंक फैलाते हैं। इस कारण मनुष्य हर क्षण सशस्त्र तथा भयाक्रांत बना रहता है। असंतोष की अभिव्यक्ति अनेक माध्यमों से होती है। आतंकवाद आज राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक अमोघ अस्त्र बन गया है। अपनी बात मनवाने के लिए आतंक उत्पन्न करने की पद्धति एक सामान्य नियम बन गया है। उपेक्षित वर्ग भी अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए आतंकवाद का मार्ग अपनाता है। भारत एवं आतंकवाद। तो बच्चों, भारत जिस प्रकार के आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है वह भयावह और चिंतनीय इसलिए है क्योंकि उसके मूल में अलगाववादी और विघटनकारी तत्व काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद से ही देश के विभिन्न भागों में विदेशी शह पाकर आतंकवादी सक्रिय हो उठे हैं। उसका दुष्परिणाम यह है कि आज कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तानी कबालियों और उनके देश से आए पाक सैनिकों के हाथ में पहुंच गया है। आज तो कश्मीर में आतंकवाद का प्रभाव इस सीमा तक बढ़ चुका है कि वहां के मूल निवासी शरणार्थी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। धारा 370 हटाने के बाद से आतंकवाद पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। आतंकवाद का प्रभाव: जहां जहां आतंकवादियों का बोलबाला है वहां वहां की जनता का जीवन प्राय ठप है। वहां अगर हलचल और सक्रियता दिखाई देती है तो बस आतंकवादियों के उग्र घातक कार्यों में या फिर उन्हें दबाने और निष्क्रिय करने के कार्य में लगे सुरक्षा बलों और सेना की गतिविधियों में। आतंकवाद पशुता है, दानवता है। हर आतंकवादी संगठन मानवता का शत्रु है। उपसंहार यह है कि मानवीय मूल्यों से रहित आतंकवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए जहां एक ओर तो आज संसार के सारे देशों को कटिबद्ध होकर शक्ति प्रयोग द्वारा इसका अंत करना होगा, वहीं दूसरी ओर इस असंतोष के कारणों तथा आम लोगों के नैतिक मूल्यों का विकास तथा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग तथा जय जगत की कल्पना यानी संकल्पना को विकसित करना होगा। सौहार्द एवं मैत्री की अवधारणा को जनमानस तक पहुंचाना होगा और इन सब से ऊपर हमें जनता में इतना आत्मबल विकसित करना होगा कि वह साहस के साथ आतंकवाद से टक्कर ले सके। तो बच्चों, हमें भी आतंकवाद से टक्कर लेने के लिए बहुत ही साहसी बनना होगा, तभी हम इसे रोक पाएंगे। अगला है कंप्यूटर। प्रस्तावना: आज के समय में चारों तरफ कंप्यूटर की चर्चा है। समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो आदि सभी इसके प्रचार प्रसार में अग्रसर हैं। निर्विवाद रूप से कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन है।
ज्यों-ज्यों विविध क्षेत्रों में विज्ञान का प्रसार हो रहा है, कंप्यूटर की उपयोगिता, उसकी व्यापकता, लोकप्रियता और आवश्यकता हमारे समस्त सामाजिक व व्यापारिक जीवन में बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर का महत्व क्या है? कंप्यूटर विज्ञान ने असाधारण से साधारण और उच्च से उच्च व्यक्ति तथा वर्ग को इतना प्रभावित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसके बारे में जानने या उसे सीखने की इच्छा पैदा हो गई है। परिणाम स्वरूप देश के सभी छोटे बड़े शहरों में हर स्तर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण के संस्थान खुल गए हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर कोर्स को विशेष स्थान दिया जा रहा है। समाचार पत्रों या रोजगार समाचारों में कंप्यूटर प्रशिक्षितों के लिए रिक्त स्थान के विज्ञापन भरे पड़े रहते हैं। इस बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटे बड़े सभी स्तर के कंप्यूटरों का निर्माण भारत में हो रहा है। कंप्यूटर ऐसे यांत्रिक मस्तिष्क का रूपात्मक और संवेदनात्मक योग है जो तीव्र गति से कम अधिक में समय में अधिक से अधिक काम कर सकता है। गणना के क्षेत्र में इसका महत्व विशेष है। विज्ञान ने अनेक गणक यंत्रों का आविष्कार किया है, किंतु कंप्यूटर की तुलना में वे यंत्र पिछड़े हैं। चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणित की गणना को सुनकर करने वाला यह यंत्र बनाया। कंप्यूटर मनुष्य का ऐसा आज्ञाकारी सेवक है कि उससे मनुष्य जितना और जैसे काम करवाना चाहता है वह उसे उतना ही सही रूप में करता है। कंप्यूटर की विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता क्या है? आज कंप्यूटर की उपयोगिता सर्वत्र व्याप्त है। कल कारखानों, व्यापारिक संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों से लेकर शैक्षिक संस्थाओं और चिकित्सा केंद्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता की धाक जमा ली है। बैंक खातों के संचालन से लेकर समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के प्रकाशन में भी कंप्यूटर विशेष भूमिका निभा रहे हैं। कंप्यूटर संचार का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि इंटरनेट ने विश्व के समस्त देशों को आपस में जोड़ दिया है। आज घर बैठे ही विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और मौसम विज्ञान में भी कंप्यूटर की अहम भूमिका है। अंतरिक्ष के व्यापक चित्र लेने तथा उनका विश्लेषण करने का कार्य कंप्यूटर ही करता है। चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर जीवन रक्षक कवच बनकर अवतरित हुआ है। शरीर में रासायनिक परिवर्तन, स्नायुओं की गतिविधि, रोगों का निदान और औषधियों का विधान, शल्य क्रिया और अंग प्रत्यारोपण का निरीक्षण सब कंप्यूटर की जिम्मेदारी है। उपसंहार यह कहना सत्य होगा कि कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। फिर भी कंप्यूटर केवल एक यंत्र है जिसके निर्माण के पीछे मानव का मस्तिष्क कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ एक यंत्र है, लेकिन उसके पीछे जो असली काम करता है वो हम मानव हैं, हम व्यक्ति हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला निबंध, विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रस्तावना, आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। आज जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत क्रांति को जन्म दिया है, जिसमें कठिन को सरल तथा असंभव को संभव बना दिया है। विज्ञान एक वरदान है। विज्ञान ने मानव को सुख सुविधा के अनेक साधन प्रदान किए हैं, जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, सिनेमा, वायुयान, टेलीप्रिंटर, तार आदि के आविष्कार से मानव जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई है। विज्ञान ने गर्मी सर्दी दोनों पर नियंत्रण कर लिया है। गर्मी के दिनों में कूलर व एयर कंडीशनर से सर्दी का आनंद लिया जा सकता है। विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को ही बदल दिया है। कल कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों ने यह सिद्ध किया है कि आज विज्ञान का ही साम्राज्य है और इसके सहारे कठिन से कठिन काम को सरलता तथा शीघ्रता से किया जा सकता है। विज्ञान ने पृथ्वी के नीचे आकाश एवं अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर किया है तथा घर की रसोई से लेकर चंद्रमा तक विज्ञान का साम्राज्य है। मनोरंजन के साधनों का भी अब अभाव नहीं है। बटन दबाते ही मधुर संगीत तथा चलचित्र का आनंद लीजिए और मनोरंजन कीजिए। आज विज्ञान नए नए आविष्कार प्रस्तुत करके मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि कर रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान की उपलब्धियां कुछ कम नहीं हैं। मलेरिया, तपेदिक, निमोनिया, हैजा,
प्लेग, चेचक आदि रोगों पर नियंत्रण करके विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। उत्तम किस्म के बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग में से आज भरपूर फसलें प्राप्त हो रही हैं तथा धरती धन्य धान्य से भर हो रही है। आज का किसान प्रकृति की दया पर नहीं बल्कि विज्ञान के आविष्कारों पर निर्भर है। विज्ञान ने समय को अपने वश में कर दिखाया है। कुछ ही समय में हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, दूर देश के समाचार प्राप्त कर सकते हैं, समुद्रों के पार बैठे अपने मित्रों से बात कर सकते हैं तथा दूरदर्शन पर घटनाओं को साक्षात देख सकते हैं। आज विज्ञान ने पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई हैं, नदियों के प्रवाह रोककर बांध बनाए हैं, सागर तथा धरती का वक्षस्थल चीरकर उसमें से अनेक रत्न निकाले हैं। लेकिन बच्चों, विज्ञान एक अभिशाप भी है। यह सच है कि जहाँ फूल होता है वहाँ कांटे भी होते हैं। विज्ञान यदि वरदान है तो यह अभिशाप भी बन गया है। विज्ञान के भीषणतम अस्त्र शस्त्रों से समूची मानवता का भविष्य अंधकार में हो गया है। परमाणु बम तथा अन्य घातक शस्त्रों के कारण विश्व शांति खतरे में पड़ गई है। नागासाकी तथा हिरोशिमा पर परमाणु बम से हुए विनाश इसके साक्षी हैं। युद्ध के इन भीषणतम उपकरणों की विध्वंसम लीला की कल्पना करके हृदय कांप उठता है। उपसंहार यह है कि इसका अर्थ यह नहीं कि विज्ञान को त्याग दिया जाए। आज के वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि वे विज्ञान का उपयोग मानव के कल्याण के लिए करें। यदि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया गया तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकते हैं। तो बच्चों, आपने कुछ उदाहरण पढ़े निबंध के ऊपर कि हम कैसे निबंध लिखते हैं, कैसे अपने मन के विचारों को निबंध के रूप में व्यक्त करते हैं। आइए बच्चों, दोहराएं कि निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध की भाषा प्रभावशाली और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।